हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको लेके काफ़ी लोगों में उत्सुकता है कि क्यों इस तरह के शॉकिंग बिल्स जनरेट हो रहे हैं डिस्कॉम्स के द्वारा। इस मंथ कुछ ज़्यादा एक्सेसिव बिल आया है तो उसको लेके हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनके जिनके हाई बिल्स आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सारे स्टेट्स का वही हाल है। ऑल ओवर इंडिया ये पैन इंडिया सिचुएशन चल रही है हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की। महाराष्ट्र में देख सकते हैं आप, चीफ मिनिस्टर को पुल इन होना पड़ा कि इतने ज़्यादा इन्फ्लेटेड बिल शो कर रहे थे वहाँ कंपनियों के। साथ ही साथ नीचे देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल है जिसमें मध्य प्रदेश में 50-50 हज़ार तक के इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, जानेंगे। और साथ ही साथ क्या इसकी रेमेडीज़ हो सकती हैं और कैसे हम इसको कट शॉर्ट कर सकते हैं अपने कंजम्पशन को, बिल्स को। तो उसी को लेके हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिल जनरेट हो रहे हैं 3 मंथ्स के, मोस्ट प्रोबेबली जो लॉकडाउन पीरियड था इस पीरियड में सबसे ज़्यादा जो ड्यूरेशन था 3 मंथ का, वो स्पेसिफिक पोर्शन है जिस पे हमें नोटिस करना पड़ेगा। और उसके अलावा जो अमाउंट है बिल का, काफ़ी ज़्यादा जो अनएक्सेप्टेबल अमाउंट में दिया जा रहा है, उसको लेके भी काफ़ी लोगों के मन में डाउट है क्या एग्जैक्टली रीज़न है और कैसे उसको हम सही कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। तो सम ऑफ द रीज़न्स आप इनमें ये जान सकते हैं कि कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा हुआ लॉकडाउन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं जनरली हम लोग दिन का टाइम मंडे टू फ्राइडे ऑफिस में निकालते हैं। तो जो दिन के आवर्स होते हैं वो ऑफिस में निकलने की वजह से वहाँ का एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज़ होता है, अदर अप्लायंसेस यूज़ होते हैं। तो घर पे एक तरह से या फ्लैट में आपकी ओवरऑल आइडल सिचुएशन बनी रहती है, डिवाइसेस स्विच ऑफ रहते हैं। तो ये रीज़न है। साथ ही साथ लॉकडाउन में आपने कई बार देखा होगा काफ़ी कई लोग कुकिंग चैलेंजेस ले रहे थे या काफ़ी चीज़ नई नई डिशेस ट्राई कर रहे थे। तो माइक्रोवेव जो काफ़ी हाई पावर कंजम्पशन लेता है, और साथ ही साथ काफ़ी कुछ चीज़ आप 24 आवर्स अपना आप 3 मंथ्स तक अपने घर पे स्पेंड कर रहे हैं। तो एक ही रीज़न हो सकता है आपके बिल ज़्यादा आने का। साथ ही साथ और भी रीजंस देखेंगे। रॉन्ग रीडिंग बाय मीटर्स ऑफ लाइनमैन, यानी लाइनमैन द्वारा गलत रीडिंग नोट करना। ये भी काफ़ी जगह देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि जिनका जनरली बिल 500-600 हज़ार तक आया करता था, काफ़ी लो बीपीएल फैमिलीज़ में उनके भी बिल 5-5 हज़ार के दिए जा रहे थे। उनमें जनरली कहीं ना कहीं रीडर ने भी जो रीडिंग ली है वो प्रॉपर नहीं ली है, इस कारण से हो सकता है। थर्ड पॉइंट है फॉल्टी मीटर्स। काफ़ी केसेस जो मेरे नोन केसेस भी आए हैं जानने में, उनमें हमारा जो रीज़न्स था वो फॉल्टी मीटर्स का 2-3 केसेस में पाया गया है कि उन लोगों ने कहा कि डिवाइसेस कम है घर में, उसके बावजूद जो रीडिंग काफ़ी हाई शो कर रहे थे। और साथ ही साथ जो सॉफ्टवेयर एरर, यानी कि कई बार जो हमारे डिस्कॉम्स है, जो ग्रिड है, उनके एंड पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल सेंड किया जाता है आप लोगों को, उसमें भी काफ़ी एरर्स आ सकती हैं, आई हैं। सॉफ्टवेयर में जो नंबर है वो गलत चढ़ा दिया गया है, मैनुअल एरर जिसे कह सकते हैं, वो भी है रीज़न। तो ये सारे रीज़न्स हैं, आपने देखे एक एक करके। और अब हम जानेंगे इनका रेमेडीज़ क्या हो सकते हैं, इनको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं इन रीजंस के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ बात करेंगे एक्सेस कंजम्पशन की। एक्सेस कंजम्पशन में आप देख सकते हैं कीपिंग ट्रैक ऑफ योर यूसेज। तो हम जो जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो, तो हमें एक रफ़ आइडिया होना चाहिए कि इनकी पावर कंजम्पशन कितनी है। चाहे वो इलेक्ट्रिक एसीज़ हो, चाहे वो आपके फ़ैन हो, लाइट बल्ब्स हो। तो एक रफ़ आइडिया रहने से आपको अपने एक पूरे घर का ओवरऑल जो कंजम्पशन का एक एस्टिमेट मिल जाता है। तो इस तरह से आप एक कंजम्पशन पे चेक कर सकते हैं अपने कि कितना कंज्यूम कर रहे हैं हम। उसके बाद जो फॉल्टी मीटर में जो रीडिंग्स काफ़ी केसेस मैंने बताया था आपको, उसमें आप ये कर सकते हैं कि अपने मीटर की जो रीडिंग है, मीटर में आपने नोटिस किया होगा एक बटन होता है ब्लैक रंग का, पुश बटन जिसे कहते हैं, वो उसमें आप अपने उसको 24 घंटे की जो रीडिंग आ रही है आपके इलेक्ट्रिक मीटर्स की, वो बेसिकली नोट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आप खुद पे चेक कर पाएंगे कि हाँ 24 आवर्स में हमारी 10 यूनिट्स कंज्यूम हो रही है, 20 यूनिट्स कंज्यूम हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि हाँ मैंने सिर्फ एक एसी चलाया, लेकिन फिर भी अगर 30 यूनिट्स का कंजम्पशन आ रहा है पर डे, तो वो काफ़ी हाई माना जा सकता है। उसके अलावा जो रॉन्ग रीडिंग्स है उसमें आप फिज़िकली प्रेजेंट रह सकते हैं। जब कोई आपके घर पे लाइक जो रीडिंग लेने आते हैं स्टाफ वगैरह, उसमें आप खुद प्रेजेंट रह सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके फिजिकल प्रेजेंस में बेसिकली वो रीडिंग ली जाएगी। तो उससे काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपके विजुलाइज कर पाएंगे कि हाँ रीडिंग सही ली गई है, कोई किसी तरह की रॉन्ग रीडिंग्स नहीं ली गई है। तो जब भी कोई रीडिंग लेने आए आप अपने खुद फिजिकली प्रेजेंट होए करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा वो आपके लिए।
साथ ही साथ जो सॉफ्टवेयर एरर है उसको लेके तो आपको अपने डिस्कॉम के अथॉरिटी जो प्रॉपर है उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, और तब जो सॉल्यूशन है उसको आप बता सकते हैं कि शायद ये सॉफ्टवेयर एरर मुझे लग रहा है, तो वो लोग क्रॉस चेक करके आपको बता सकते हैं। इसके अलावा अब हम गाइडलाइंस देखेंगे जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है, जिन्होंने एक जनरलाइज गाइडेंस सिस्टम लॉन्च किया है, और उसमें आप अपने पूरे घर के जितने भी डिवाइसेस हैं मोस्टली डोमेस्टिक यूसेज में आते हैं, उनके कंजम्पशन को लेकर उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं कैसे आप उसको लेके सेविंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइटनिंग सिस्टम जो जनरली बल्ब है बिजली के उसको लेके है, तो इसको ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ें आप सुनते आ रहे होंगे बचपन से शायद कि अगर आपको यूज़ नहीं है तो उसको स्विच ऑफ करें, आपके पेरेंट्स सबके बोलते हैं। तो यहाँ पे आप एक अच्छा लेसन ले सकते हैं, अगर यूसेज नहीं है तो उसे ऑफ़ कर दें। और साथ ही साथ जो सर्टेन बोल सकते हैं टास्क लाइटनिंग का कंसेप्ट है। टास्क लाइटनिंग में क्या होता है कि बेसिकली आप जिस एग्जैक्टली आप जो कर रहे हैं उसी चीज़ पे फोकस करें, कि जैसे आपको अगर सिर्फ स्टडी करनी है तो आप स्टडी के लिए आप सिर्फ स्टडी लैम्प का यूज़ करें, और बाकी जो हाई कंजम्पशन लाइट्स हैं उनको ऑफ रखें। इससे एक एम्बियंस भी बना रहेगा आपका घर का, और साथ ही साथ आप फोकस कर पाएंगे किसी सर्टेन चीज़ पे। थर्ड इफेक्ट हम देख सकते हैं कि डर्टी ट्यूबलाइट्स को लेके, डर्टी बल्ब से डर्टी जो भी एनर्जी सोर्स है हमारा उसको लेके, तो जनरली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 50% ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है डस्ट के कारण। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है, इस पे भी काफ़ी आप फोकस कर सकते हैं बेसिकली। और नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है जो कि है एलईडीज़ और फ्लोरोसेंट लैम्प्स को लेके, जो कि मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे इतना रेलेवेंट, क्योंकि जो टंगस्टन के जो कन्वेंशनल जो हम यूज़ करते थे बल्ब वगैरह वो आउट ऑब्सोलीट हो चुके हैं। बट फिर भी जो एलईडीज़ हैं वो उन बल्ब से काफ़ी ज़्यादा हाईली एफिशिएंट होती हैं, 70% तक सेविंग कर सकते हैं आप अपने लाइक बिल को लेके। तो इसके अलावा जो एनर्जी गजलिंग ऑर्डिनरी बल्ब्स हैं, इनकैंडेसेंट बल्ब मतलब जो नॉर्मल आते थे पहले आपने देखे होंगे, वो टंगस्टन के आते थे फिलामेंट जिनका बर्न हो जाता था, तो उनसे काफ़ी एफिशिएंट होते हैं सीएफएल और एलईडीज़, तो उन पे स्विच करने का अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा जो आपके रूम एयर कंडीशनर्स हैं जिनका काफ़ी बड़ा योगदान रहता है आपके घरों को ठंडा करने में, गर्म करने में, तो वो काफ़ी हद तक आपका लाइक 40% तक सेविंग कर सकते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट उन्होंने मेंशन किया था वो है आपका इसके आउटर वॉल्स और विंडोज़ को लेके। जैसे कि ये चीज़ शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, जो आउटर यूनिट होता है स्प्लिट एसी अगर है आपका, तो जो बाहर यूनिट एक तो नोटिस किया आपके कमरों में होता है लगा हुआ सिंगल वॉल पे, और उसका एक आउटर यूनिट भी प्लेस होता है कहीं ना कहीं। तो उसमें आप उसको अगर छाँव में रखेंगे या किसी पेड़ पौधों के आसपास में कवर में रखेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर आउटर यूनिट का लो रहने से आपकी कंजम्पशन अप टू 40% तक उसमें सेविंग्स कर सकते हैं, वाया आप प्रॉपर उसकी अपने जिस रूम को आप एयर कंडीशन कर रहे हैं उसकी इंसुलेशन करके भी, और इनको छाँव में रख के आप काफ़ी हद तक 40% तक सेविंग कर सकते हैं। इंसुलेशन से आप यहाँ मतलब ये समझ सकते हैं कि अगर आपका कोई रूम है फॉर एग्जांपल स्क्वायर एक रूम ले सकते हैं, उसके चारों तरफ जो है आप इस किसी फोम से या ऐसा पेंट लगाएं, रिफ्लेक्टिव पेंट लगा सकते हैं, करवा सकते हैं, जिससे कि जो ओवरऑल जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो, एब्जॉर्ब कम हो, ओवरऑल जो घर का इंसुलेशन है वो इंक्रीज़ हो। तो इससे काफ़ी आपको सेविंग्स मिल सकती है। साथ ही साथ जो कई चीज़ आप लोगों ने भी नोटिस की होगी, आपके फ्रेंड्स या आप खुद कई बार, जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है हमेशा गर्मी लग रही होती है तो बिल्कुल फुल पे चला के छोड़ देते हैं, बिल्कुल 16 है तो 16 पे, या और भी रिड्यूस होके अगर कई एसीज़ में आप 12 तक जाते हैं, 12 डिग्री तक, तो वो चीज़ काफ़ी इफ़ेक्टिव नहीं होती है और हार्मफुल होती है आपके सिस्टम के लिए भी, एनर्जी कंजम्पशन लोड के लिए भी। तो उसको अवॉइड करते हुए आप लोग उसको एक स्टैंडर्ड 22 डिग्रीज पे सेट कर सकें बेसिकली। और कुछ ही लाइक अपकमिंग डेज में से एक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का नोटिस भी आया था, जिसको लेके सरकार आपके जो एयर कंडीशन जो नए आने वाले हैं उनमें जो लोएस्ट सेटिंग है वो 22 डिग्री से 24 डिग्री प्री सेट करने वाली है, कंपनियों को इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। क्योंकि होता क्या है देखो कि जो ओवरऑल आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस, जो बाकी चीज़ें हैं वो उससे लो ही रहती हैं। जो जैसे उसके नीचे जैसे बारिश होती है तो टेम्परेचर जो सराउंडिंग का है वो कम नीचे हो जाता है, 25 डिग्री से अप्रॉक्स पहुंच जाता है या 30 पे, तो आपको अच्छा महसूस होता है। वही गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर आपकी बॉडी से एक्सीड कर जाता है, आसपास का जो सराउंडिंग टेम्परेचर है 42 पहुंच जाता है, तो आपको अनकंफर्टेबल लगता है। तो स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर बताया गया है, आपने पढ़ा भी होगा अपनी क्लासेस में, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर बताया गया है वो 25 डिग्रीज़ का बताया गया है सेल्सियस का, जो कि स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर जिसे कह सकते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है कि एक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी आप सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो
ओवरऑल रूम कंफर्ट है, बॉडी कंफर्ट, वो भी सबसे ऑप्टिमम होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो कोशिश करें कि अपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम को 25 के अप्रॉक्स रखें, तो काफ़ी आपकी सेविंग्स होंगी उसमें। साथ ही साथ जो कई बार ये भी देखने में आया है कि आपके जो डोर्स हैं और एयर कंडीशन रूम के होते हैं वो कई बार खुले छोड़ देते हैं। आधे लोगों को ये कंसेप्ट भी नहीं पता होता है कि ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम काम कैसे कर रहा है। वो कूलर और एसी को सेम प्रिंसिपल पे मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। जो कूलर्स होते हैं, डेजर्ट कूलर्स, वो ओपन सर्कुलेशन पे काम करते हैं, वेयर एज जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है ये क्लोज सिस्टम पे काम करता है। तो क्लोज सिस्टम का मतलब है यहाँ पे आपको एक सिस्टम ऐसा चाहिए होता है जो बिल्कुल पूरी तरह से सील्ड हो, मतलब जिसमें बाहर की हवा ना आ सके। तो उससे काफ़ी इफ़ेक्टिव एफिशिएंट कूलिंग मिलती है आप लोगों को। तो उसके अलावा है ये फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हैं, ये है क्लीन द एयर कंडीशनिंग फ़िल्टर्स एवरी मंथ। यानी कि आपको जो एयर कंडीशनर्स फ़िल्टर्स होते हैं उसको हर महीने आपको साफ़ कराना चाहिए, जिससे क्या जो प्रॉपर कांटेक्ट होता है फिन्स में, जो अंडर कंडक्टिंग फिन्स देखी होंगी आप लोगों ने, पतली पतली महीन महीन सी होती हैं, वो क्या करती हैं, जो इनसे एक्सचेंज होता है हीट का, वो अगर साफ़ रहेंगे तो आपका इफेक्टिवली एफिशिएंटली हीट ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो आपका एसी कम उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, कंजम्पशन पावर कम होगी। साथ ही साथ एक लास्ट पॉइंट ये आप मान सकते हैं कि जो एसी जो है, एसी को आप एक एफिशिएंट एसी में स्विच कर सकते हैं। जो पुराने एसीज़ हैं 10-10 12 साल पुराने, उनकी एफिशिएंसी काफ़ी कम रही। उस समय कंसेप्ट नहीं था एनर्जी एफिशिएंसी का, बट अभी जो एसीज़ आ रहे हैं 3 स्टार रेटिंग के, 5 स्टार रेटिंग के, तो उनसे आप इनको स्विच करके काफ़ी हद तक सेविंग कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे आपको मैंने दिया है ये जो पावर कंजम्पशन लोड फैक्टर का है। जो 1 टन का एसी जनरली होता है उसको 1 किलोवाट बोलते हैं या 1000 वाट्स, और 1.5 टन का है जो उसका पावर कंजम्पशन है एसी का, वो 1.5 किलोवाट होता है, यानी 1500 वाट 1 घंटे में पावर कंज्यूम करता है ये। मैं एसी पे इतना ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले स्लाइड्स में आप देखेंगे कि जो ओवरऑल कंजम्पशन है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों से होता है, हीटिंग और कूलिंग का। और इसके अलावा हम नेक्स्ट डिवाइस देखते हैं। रेफ्रिजरेटर्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि आपके जो एसीज़ के अलावा जो अंदर के फ्रिज वगैरह होते हैं रूम्स में रखे हुए, वो काफ़ी कंज्यूम करते हैं पावर। 200 वाट के अप्रॉक्स पर आवर वो कंज्यूम करते हैं। हालांकि उनका रोल इतना हाई नहीं होता है, बट फिर भी उनको एफिशिएंट बनाने के लिए हम ये देख सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर्स को हम किसी ठंडी जगह पे, ओपन सर्कुलेशन की जगह पे रखें, इनसाइड छाँव में रखें, तो ज़्यादा एफिशिएंट वो काम करेंगे। आप उसमें एयर का एक्सचेंज अच्छा होगा। और दूसरा जो एसी, मैंने कई लोग आपने देखा होगा जो फ्रिजेज़ होते हैं, एसी एसी भी एक तरह से फ्रिज का ही फॉर्म है, और फ्रिज भी एक तरह से एयर कंडीशनिंग सिस्टम ही है, बट वो उसमें क्या साइज़ छोटा रहता है। तो जो फ्रिज है वो फुल है आपका, तो आप कोशिश करें कि वो पूरी तरह से सर्कुलेटेड हो। उसके अंदर भी जो सब्जियां, कई बार आपने देखा होगा लोग लाके बिल्कुल फुल कर दें रेफ्रिजरेटर्स को, तो उस केस में भी आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ें ताकि जो एयर सर्कुलेशन इनसाइड का है वो मेंटेन हो सके प्रॉपरली। और दूसरा ये, जो कई बार आपने नोटिस किया होगा, लोग बिल्कुल गरम गरम खाने को बिल्कुल अंदर डाल देते हैं फ्रिज वगैरह के, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। उससे भी काफ़ी एनर्जी रिक्वायर होती है फ्रिज को उसको ठंडा करने में। उसके लिए आप इसको पहले रूम टेम्परेचर पे आने दें खाने को, फिर आप फ्रिज में डालें। और इसके अलावा जो डस्ट बिल्डअप होते हैं, जो एसी के पीछे आपने नोटिस किया होगा, जो फ्रिज के कंडेंसर्स होते हैं, जनरली हम सफाई नहीं करते हैं, जो दिवाली होली पे किसी फेस्टिवल्स पे क्लीन करते हैं। उसके अलावा आप मंथली उसको क्लीन करें तो आपके जो एफिशिएंसी है फ्रिज की वो काफ़ी अच्छी आ जाएगी। और इसके अलावा साथ ही साथ अपने एक अंदर बटन देखा हो जो पहले के फ्रिजेज़ में आते हैं, डिफ्रॉस्ट बटन आता है, जिससे अंदर जमी हुई बर्फ़ को हम मेल्ट कर सकते हैं। आजकल तो वैसे ऑटोमेटिक आ गए हैं एयर फ्रिजेज़ वगैरह, बट पुराने फ्रिजेज़ में क्या होता था, मैनुअल डिफ्रॉस्ट किया जाता था, जिसके द्वारा हमारा फ्रिज का जो सर्कुलेशन वो बेटर होता था, और जो आइस जम जाती थी फ्रीज़र में वो पिघल जाती थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप फ्रिज को लेके, रेफ्रिजरेटर को लेके आप थोड़ा अवेयर रह सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रोवेव ओवन और इलेक्ट्रिक केटल्स। ये जनरली आप देख सकते हैं कि माइक्रोवेव बहुत ही एफिशिएंट फॉर्म ऑफ कुकिंग है। इसमें आपको अप टू 50% की सेविंग्स मिलती है इसके थ्रू कुक करने पे। बट हाँ, ज़्यादातर सारी चीज़ें हम इस पे कुक नहीं कर पाते। जनरली जो इंडिया में फैमिलीज़ हैं, इसे जस्ट फॉर रीहीटिंग द मील्स या जनरली कुछ मील्स बनाने के काम लेते हैं, बट इनका कंजम्पशन काफ़ी हाई होता है। 3000 वाट तक का पावर कंज्यूम करते हैं माइक्रोवेव, बट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लाइक 4 मिनट या 5 मिनट, 4-5 मिनट में आपका फूड ऑलरेडी कुक हो चुका होता है। तो ये अच्छा एफिशिएंट फॉर्म। इसके अलावा इलेक्ट्रिक जो केटल्स हैं वो भी हीट करने के लिए काफ़ी एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू जो गैस के थ्रू आप हीट करते हैं। आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप इलेक्ट्रिक केटल्स यूज़ करें, और साथ ही साथ अगर आप एक ऑटोमेटिक शट डाउन बटन के वाले केटल यूज़ करते हैं तो वो और भी बेटर ऑप्शन है। आप यहाँ देख सकते हैं ऑटोमेटिक शट डाउन के ऑप्शन के जो केटल्स हैं वो ज़्यादा बेटर आपको प्रोवाइड करेंगे, सेफ्टी भी और एफिशिएंसी भी।
और साथ ही साथ जो केटल की सरफेस है जो एल्यूमिनियम की होती है बेसिकली उसे क्लीन करते रहें ताकि हीट का कंडक्शन होगा तो एफिशिएंटली जो गर्मी है वो उस पर एक्सचेंज हो पाएगी। तो दोस्तों ये था सारे डिवाइसेस के बारे में जो हमारे घर में ओवरऑल एवरीडे यूज़ होती हैं। इनको लेके अगर आप इनकी क्लीनिनेस को, इनकी एफिशिएंसी को लेके कॉन्शियस है तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करने में हेल्प करेंगे। अब ओवरऑल जी ये है आपका एक पाई चार्ट है एवरेज हाउस होल्ड कंजम्पशन का। जो यूज़र है वो एवरेज कितना कंज्यूम करता है, मतलब पूरे दिन भर में ले लें या साल भर में। तो इसमें आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं, जो ओवरऑल कंजम्पशन है आप यहाँ पे देख रहे होंगे अपने राइट साइड पे, हीटिंग और कूलिंग का जो बोल सकते हैं इसका कंजम्पशन ओवरऑल अप्रॉक्सीमेट, साथ ही फ्रीज़र और फ्रिजेस का, ये आपका ऑलमोस्ट 65% तक कवर करता है। 65% इज़ अ ग्रेट नंबर। बेसिकली 65% अगर आपका कोई चीज़ कर रहा है तो उसको हम वेटेज दे सकते हैं। इसलिए मैंने काफ़ी हद तक इसको कवर किया है कि आपको बता सकूँ कि आपके जो बिल का मोस्टली जो वेटेज है वो सर्दियों में हीटर्स का होता है और जो गर्मियों में रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम का होता है। तो इन पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। आपने नोटिस भी किया होगा तो जनरली मंथ्स होते हैं बारिश के, विद इन लाइक फरवरी टू फेब टू अप्रैल के आसपास, उनमें बिल्स ज़्यादा नहीं आते। जो पीक होता है जून का और दिसंबर का, उस समय ही बिल ज़्यादा आया करते हैं। तो उसका एग्जैक्ट रीज़न यही होता है। तो इन शॉर्ट समराइज़ करने के लिए आप अपने सिस्टम्स को एफिशिएंट बनाएं और हीटिंग कूलिंग को लेके इंसुलेशंस का ध्यान रखें, जो घर को हाईली इंसुलेटेड बनवाएं जिससे आपका जो हीटिंग कूलिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी बचेगी। तो आपका बिल ओवरऑल नेचुरली काफ़ी कम आएगा। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई अदर पॉइंट्स है तो आप हमें कमेंट्स में मेंशन करके बताएं और साथ ही साथ अपने सजेशंस दें। और किसी और टॉपिक पे अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें हमें मैसेज के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू बताएं। और आशा करते हैं आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।